consideration. श्री कीर्ति आजाद। धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। देखें तो ये एक औपचारिकता मात्र है जो हमारे सामने यह बिल लेकर माननीय मंत्री जी आए हैं। इसको पास करने में तो कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं आज इस अवसर का उपयोग करना चाहूँगा कि किस प्रकार से राज्यपालों के पद के दुरुपयोग किया गया। अनेकों कमीशन बने, स्टेट सेंटर रिलेशनशिप को लेकर सरकारी कमेटी भी 1988 में बनी थी और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे, बहुत कुछ प्रस्तावित किया था जिससे कम से कम जो राज्यपाल हैं उनका राजनीतिक दुरुपयोग न किया जा सके। हमारे पास पिछले 9-10 सालों में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसमें हमने देखा है कि किस प्रकार से राज्यपालों को इस्तेमाल कर अपने विरोधी दलों के खिलाफ में उनका इस्तेमाल किया गया। यह पुनः सेकंड कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप 2010 से बनी थी और उस समय वो पुंची कमीशन बना था। उसके पहले 2002 में वेंकटाचलैया कमीशन बना था जिसमें उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे कि गवर्नर का रोल क्या होना चाहिए। जिस समय यह पुंची कमेटी 2010 में बनी थी तब उस समय उन्होंने कहा था, and I am quoting from that the commission argued that the central government should adopt strict guidelines as recommended by the Sarkaria Commission. सरकारी कमीशन ने क्या क्या चीज़ें कही थी उसमें उन्होंने कहा था कि द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। अभी हमने एक उदाहरण देखा है कि एक स्थानीय व्यक्ति को जो उसी प्रदेश के हैं वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। दूसरा उन्होंने कहा था मस्ट नॉट हैव पार्टिसिपेटेड इन एक्टिव पॉलिटिक्स एट लीस्ट फॉर सम टाइम बिफोर हिज अपॉइंटमेंट। Now, I don't want to take any names, but we have seen within these last few years that governors, politicians who have been ministers were made governors straight away, and a lot of governors had left their position as governors and became ministers directly. तो उनका केवल इतना ही कहना था must not have participated in active politics for at least for some time before his appointment. He should not also be connected with the politics of the state, क्योंकि जब आप जिस राज्य के व्यक्ति को ही वहाँ का गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाते हैं तो यह तो स्वाभाविक है कि वह व्यक्ति वहाँ की स्थानीय राजनीति में भाग लेता होगा। और उसको यदि देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है कि इसका इस पद का राजनीतिक दुरुपयोग करना। एक चीज़ और है जिसमें आपका भी नाम है और यह सुझाव बड़ा अच्छा था कि the governor should be appointed in consultation with the chief minister of the state, vice president of India and the speaker of the Lok Sabha. लेकिन शायद कुछ विकृतियां ऐसी राजनीति में आ गई हैं कि आजकल जो ऊपर दो बिंदुओं पर मैंने चर्चा की उससे इस पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। Must not be eligible for any other post at the time of his tenure. Should receive some post-retirement benefits. अब यह सारी चीज़ें उस समय सरकारिया कमीशन ने 1988 में कही थी, जो पुंची कमेटी ने बाद में 2010 में रिकमेंड करके स्ट्रांगली कहा था। और जब कभी भी इस प्रकार के पदों का दुरुपयोग होता है क्योंकि कोई भी गवर्नर होंगे या लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, राज्यपाल होंगे या उपराज्यपाल होंगे, उनका कार्य गैर राजनीतिक होता है। और जब ऐसे हम अलग अलग राज्यों में उनका उपयोग करते हुए देखते हैं कि राजनीतिक ढंग से वहाँ की सरकारें आपकी नहीं है, तो उसके विरुद्ध उनको खड़ा कर उनको अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए मेरा सरकार से यह अनुरोध होगा कि जिस ज़माने में आप जानते हैं कि पहले जब हमें आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद समय निकलता चला गया, अब अलायंसेस की अब
सरकारें बन रही हैं और ऐसी परिस्थिति में जब अलग अलग रीजनल लोग और पार्टियां बाहर निकल कर आते हैं, यह आवश्यक हो गया है कि इन पदों को हम गैर राजनीतिक रखें। और जो सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट थी उसके ऊपर सरकार बैठ करके निर्णय ले, और जब कभी भी किसी को गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाए, हमने यह भी देखा कि जब इन लोगों को बनाया गया तो उनके बारे में यह भी चीज़ें सामने आई कि किसी के नाम से कोई ज़मीन की गड़बड़ी थी, किसी के नाम से कोई बैंक बैलेंस का गड़बड़ी था। तो जब कभी कोई इस पद पर मनोनीत किया जाता है तो इन सभी चीज़ों को आवश्यक होगा कि सरकार देखे कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर दाग लगा हो वह व्यक्ति इस पद पर न जाए, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है। हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को संभालने के लिए होते हैं। यह सूत्र है राज्य और केंद्र सरकार के बीच में। गवर्नर्स आर बेसिकली द एजेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट or rather appointed by the honorable president of India, and hence I feel that these positions should not be used politically. यह कुछ एक हमारे सामने बातें थी। एक चीज़ सिर्फ मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी अभी तो है नहीं, यहाँ थे बैठे हुए, अच्छा आप हैं, उन्होंने ये कहा कि जिस समय वह गवर्नर से रिटायर होंगे तो उनको एक स्टाफ मिलेगा जिसको 28,000 रुपये महीने मिलेंगे। फिर यह भी कहा है बिल में कि वह पुनः अगर एमपी बन जाते हैं या एमएलए बन जाते हैं या मिनिस्टर बन जाते हैं तो यह जो सुविधा है यह सुविधा उनसे वापस ले ली जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि यदि वह गवर्नर थे, हटे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, एक सेशन रहे, 2 सेशन रहे, तो उनको फिर जो हमारे पेंशन है वो पेंशन भी मिलेगी। तो क्या पेंशन के साथ स्टाफ का भी पैसा उनको मिलेगा? क्योंकि इस चीज़ में यह क्लियर नहीं है। यदि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम हार जाते हैं, हमने 2 टर्म किया, तो हमें एक मुश्त पैसा मिलता है पेंशन के रूप में। मैं केवल इतना जानना चाहूँगा कि जो लोग गवर्नर रहे फिर अगर सांसद बन गए या एमएलए बन गए और उनको पेंशन मिल रहा है उनके रिटायरमेंट के बाद या उनके हारने के बाद या अपने पद को छोड़ने के बाद, तो क्या तब भी पेंशन के साथ उनको ये 28,000 रुपये जो प्रति माह दिया जाएगा, क्या उनको मिलेगा? बाकी इसके समर्थन में मैं मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि वो बिल ले आए, लेकिन आपसे सिर्फ अनुरोध अंत में मेरा ये रहेगा कि ये सरकारिया कमेटी की जो रिपोर्ट थी जो 1988 में आई है, जिसके विषय पर मैंने आपके सामने में पढ़ा है, और फिर पुनः पुंछी कमेटी ने 2010 में सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप्स में कहा है, और नेशनल कमीशन टू रिव्यू फॉर वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002 वेंकटचलैया कमेटी ने भी जो रोल ऑफ गवर्नर के लिए कहा है, उसके ऊपर सरकार जरूर गंभीरता से सोचेगी और इस पद को राजनीतिकरण खत्म करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।